Hello, everyone. I welcome you all to this new session on Daily News Digest. And आज 5 नवंबर है and I have two articles from the Indian Express जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज. And पहला आर्टिकल जो है वो बेसिकली सीबीआईसी का एक निर्देश है टू कस्टम्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रोब्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो यहाँ पे एज सच एक ही लाइन की न्यूज़ है, बट कुछ कीवर्ड्स या टर्म्स लिखे हुए हैं विच आई थिंक स्टूडेंट शुड मेक अ नोट ऑफ. एक तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स क्या है, राइट? तो दिस व्हाट वाज द अर्लियर नेम, और इसको बदल के अभी रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स किया गया है, तो इसका पुराना नाम क्या है थोड़ा सा देखिएगा. एंड दूसरा जो है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में. तो वर्ल्ड बैंक की एक फेमस रिपोर्ट आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. द रिपोर्ट हैज बीन डन अवे विद, बट दिस टर्म स्टिल लिंगर्स ऑन. तो इस टर्म का हम इस्तेमाल यूजुअली करते हैं जब हम किसी देश में किसी एरिया में बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में दिस टर्म हैज बीन मेंशन्ड है. इसमें इन्होंने कैटेगराइज करने की बात की है कि एक तो कमर्शियल इंटेलिजेंस और फ्रॉड के केसेस, दे नीड टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आउटराइट स्मगलिंग केसेस. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमर्शियल इंटेलिजेंस और फ्रॉड केसेस में अननेसेसरी कहना चाहिए कि लोगों का प्रताड़न हो. आउटराइट स्मगलिंग केसेस जिसमें कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हैं, दे नीड टू बी स्ट्रिक्टली डेल्ट विद. बट इन दीज केसेस एक क्राइटेरिया आपको रखना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का. दिस हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. फिर इसके बाद नीचे हम आएंगे तो एक टर्म और लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. स्टूडेंट्स को पता लगाना चाहिए कि इस तरह की एजेंसीज किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं. तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक आर्टिकल और जो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लगा आज के अखबार में, वो था हाउ झारखंड ट्राइब्स हैव फॉट फॉर देयर राइट थ्रू सेंचुरीज. दिस आर्टिकल इज इन द न्यूज बिकॉज झारखंड इज गोइंग थ्रू इलेक्शंस. वहां पे इलेक्शंस होने वाले. तो इस वजह से बहुत सारी उसकी जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है. एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर बेसिकली वाज ऑन अ ट्रिप जहां पे उन्होंने कहा है कि वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस एरिया. However, tribal communities need not be worried about because their provisions, their rights, and their specific requirements are going to be taken care of. तो उस पे एक अश्योरेंस दिया है उन्होंने. यहाँ पे फिर हिस्ट्री लिखी हुई है. पहला तो स्टूडेंट्स को ये ट्राइब्स के नेम्स नोट डाउन कर लेने चाहिए: मुंडा, संताल, उरांव, हो एंड बिरहोर. दीज आर ऑल द मेजर ट्राइब्स ऑफ झारखंड. फिर इसके अलावा नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग रिवोल्ट लिखी हुई हैं: दाल रिवोल्ट, मुंडा रिबेलियन. तो इसमें मैं दो सजेशंस दूंगा. पहला तो ये कि ट्राइब, किस ट्राइब ने कौन सी रिवोल्ट फाइट की है, उनके अगर प्रोमिनेंट कोई लीडर है तो उन लीडर का नाम. और तीसरा उस टाइमलाइन में जब वो रिवोल्ट हो रही थी. जैसे मुंडा रिबेलियन इज बेसिकली अर्ली 20th सेंचुरी. तो आपको एक थोड़ा सा टाइमलाइन भी इसमें याद रखनी होगी बिकॉज क्वेश्चन जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा फिर ताना भगत मूवमेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. जतरा भगत इनके फाउंडर लीडर हैं जो कि ओरांव ट्राइब से आते हैं. तो इस तरह से आप सारी ट्राइब्स को की एक लिस्ट बना सकते हैं. और ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये हिस्ट्री में भी पूछ सकती है यूपीएससी, और कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस में भी ये सवाल आ सकता है. फिर ये झारखंड की स्टोरी लिखी हुई है एज टू व्हेन द स्टेट वाज फॉर्म. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हम यूजुअली पढ़ते हैं मेजोरिटी स्टेट्स का, तो झारखंड का भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं. झारखंड बेसिकली वाज फॉर्म इन द ईयर 2000 एज अ सेपरेट स्टेट विच वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बिहार. एंड इसका रीजन रहा था कुछ हद तक जो झारखंड में रिसोर्स रिच स्टेट था, रिसोर्स बेल्ट था एक, उसकी वजह से. तो उसके बारे में बात लिखी हुई है. फिर नीचे जो उसकी करंट सिचुएशन है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एग्रीकल्चरली थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है, एंड व्हाट कैन बी डन. तो ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का इशू है कि और क्या और कर सकते हैं जिससे झारखंड की स्थिति बेहतर हो जाए. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी रेलिवेंट आर्टिकल विच हैज अ लॉट ऑफ की पॉइंट्स, important content for the students. Now I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर। आज के जो द हिंदू है इसमें से दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिए हैं। एक जीएस, दोनों ही जीएस3 का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी से है। और सेकंड आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। फर्स्ट आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, रिन्यूड टेरर। तो जो रिसेंटली कुछ अटैक्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है ऑन दी लोकल पॉपुलेशन। इसमें सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर अटैक नहीं हो रहे, लोकल पॉपुलेशन के, या फिर जो माइग्रेशन करके आए, जो माइग्रेशन के थ्रू फ्रॉम इंडिया जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो उसके ऊपर ही यहाँ पर दिया गया है कि क्यों, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है कि these attacks were aimed at creating a sense of fear among the non-local workers
population in the union territory and to provoke a disproportionate response from the security forces. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्टिक्स का पार्ट है मिलिटेंट्स का, पहले भी जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंसेस में वो करते आ रहे हैं टू प्रोवोक द सिक्योरिटी पर्सनल। तो ये एक उसका एग्जांपल है। इसके साथ यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि क्या सिमिलर लेवल पे जो 1990s में वहाँ पर जो इंसर्जेंसी थी, जिस लेवल पे टेररिज्म था, क्या वापस से वही आ सकता है। तो उसके ऊपर है कुछ वे फॉरवर्ड दे रखा है कि ensuring a safe environment for non-local workers in the valley by conducting thorough security audits would be one such effort जो way forward हो सकता है। Even as persuading civilians to isolate the militants and bring them to justice would be another। तो ये भी एक पार्ट है कि स्ट्रेटेजी का कि हम मिलिटेंट्स को आइसोलेट करें और अल्टीमेटली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करे सिक्योरिटी फोर्सेस का। इंसर्जेंसी के ऊपर GS3 में इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, हर साल आता रहा है, इंसर्जेंसी इन जम्मू कश्मीर। पहले जो इसका पार्ट था, इसमें जो अभी इसका पैटर्न चेंज हुआ है, जो आजकल बोल रहा है कि इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू अटैक्स ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड आर्म फोर्सेस एस्टेब्लिशमेंट्स, बट it is only in the last few years that civilians who include the non-local laborers and Kashmiri Pandits have been chosen as a target by terrorists। तो ये एक नया पैटर्न देखने को मिला है और इसमें डाटा फैक्ट्स ज़्यादा नहीं है लिखने के लिए, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ आर्गुमेंट्स यूज किए जा सकते हैं, या फिर जब पैटर्न चेंज हुआ है तो इस पर हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पे जो फिर से अटैक्स स्टार्ट हुए हैं या फिर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट को करना चाहिए प्रिपेयर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जैसे रिसेंटली भी COP29 जो होने वाला है उसके ऊपर फाइनेंस के ऊपर क्या बातें होने वाली है। कुछ डाटा यहाँ पर मेंशन है कि कितना एफर्ट लगाना चाहिए डेवलप कंट्री को, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो जो डाटा जो स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए, जो फर्स्ट है वो है, फर्स्ट तो ये लोकेशन है बाकू इन अजरबैजान, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको मार्क करना चाहिए एटलस को। सेकेंड पार्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मेंशन है कि क्या टारगेट अचीव करना है 2030 तक, और कितना किया गया है उसका डाटा भी यहाँ पर मेंशन है। तो कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कितना हमें करना है अचीव, दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, दोनों नोट डाउन करना चाहिए। एंड देन सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है कि ओनली द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इनसे, जैसे कुछ इश्यूज यहाँ पर मेंशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज आर मेनली फोकसिंग ऑन द फॉसिल फ्यूल लेड ट्रेजेक्ट्री। जो पहले डेवलप्ड कंट्रीज ने जिस ट्रेजेक्ट्री से डेवलपमेंट किया है उसी ट्रेजेक्ट्री से डेवलपिंग कंट्रीज भी ट्राई कर रही है कि हम डेवलपमेंट करें, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो वो इशू एक है। दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इशू है कि जो 2009 में क्लाइमेट समिट में कोपेनहेगन में जो डिसाइड किया गया था कि दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव एग्रीड टू फंड डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड $100 बिलियन एनुअली बाय 2020 एज ए क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसके ऊपर इसका स्टेटस दे रखा है कि ये भी अच्छे से अचीव नहीं हो पाया, तो ये भी एक मेजर इशू है। क्लैरिटी नहीं है डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस की, डिले होता है फाइनेंसिंग फाइनेंशियल क्रेडिटिंग में, क्रेडिटिंग सिस्टम में। और जैसे पेरिस एग्रीमेंट का एक पार्ट था जो इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू डिसाइड ऑन द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स बिफोर 2025, तो ये भी एक इस प्रेजेंट समिट में डिसाइड किया जाएगा NCQG के ऊपर कि फंडिंग कैसे होगी। डेवलप्ड कंट्रीज का इशू ये है उनके हिसाब से कि जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया एंड चाइना, जो मेजर इमिटर्स हैं अभी करेंटली, बट डेवलपिंग कंट्रीज का व्यू है कि जो हिस्टोरिकली जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसको फाइनेंशियली भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए इनिबिशन, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो करंटली ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है इनिबिशन। तो ये दोनों के बीच में जो इश्यूज हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग फाइनेंसिंग, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी फाइनेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा इशू एक और है जो कार्बन मार्केट्स का है, कार्बन मार्केट एंड कार्बन क्रेडिट की हम जब बात करते हैं कि ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस की, तो वो उसके ऊपर भी इस आर्टिकल में मेंशन। सो दीज आर द पार्ट्स जो इसमें एक दो डाटा है इंपॉर्टेंट, बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं फाइनेंसिंग के ऊपर ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ आई विल इनवाइट Ganesha to continue the discussion. थैंक यू सर। जो पहला आर्टिकल है आज द हिंदू से है। अभी क्या हुआ, मणिपुर के अंदर एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसका नाम है थदाऊ कम्युनिटी। अब
इस कम्युनिटी, अब जब मैं मणिपुर की बात करता हूँ, ट्राइबल कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो आपके दिमाग में दो कम्युनिटी बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो कि है मैती और कुकी। ठीक है। और मैती और कुकी। तो अब यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है, ये भी इनहेबिटेंट हैं मणिपुर के। उन्होंने अभी रिसेंटली सपोर्ट किया है एनआरसी को। तो इस आर्टिकल में आपको जानना है कि व्हाट इज एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप क्या है। बेसिकली जब भी कोई स्टेट एनआरसी लागू करता है, तो उसके उसका मतलब ये रहता है कि वो अपने सिटीजन्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या फॉरेनर्स हैं जो स्टेट में रिसाइड कर रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर रहा है एट द सेम टाइम। तो थोडाउ कम्युनिटी ने ये कहा कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट द एनआरसी बिकॉज दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द मणिपुर स्टेट। तो 29 ट्राइब, 29 ट्राइब्स हैं जो मणिपुर में रिसाइड करती हैं। ये एक नॉन नागा ट्राइब है, और इसने मैती ग्रुप से भी रिक्वेस्ट करी है, थोडू कम्युनिटी ने, कि उनको कुकी के साथ मिलाना बंद करें, कि कुकी एक अलग ट्राइब है और थोडो कम्युनिटी अलग है। इनका ट्रेडिशन, इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर सब अलग है कुकी ट्राइब से। ओके। नाउ यहाँ पे जैसे कि मुस्तफा सर ने भी अपने उसमें कहा कि ट्राइबल कम्युनिटीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आता है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। तो आप ये जान सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ पर सेट करती है, स्पेशली अगर वो न्यूज़ में है तो। और कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में हम जरूर देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे थाउडो कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कम्युनिटी के जो भी स्पेशल फीचर, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इसको और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, लाइक चिलिया, कुकी, कुकीहीना, तेजांग, तेरुवन एक्सेट्रा। अब ये किस एरिया में पाई जाती हैं? बेसिकली ये इम्फाल वैली के आसपास पाई जाती हैं, और साथ ही साथ और कुछ स्टेट्स हैं लाइक असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और कुछ जनसंख्या इनकी दिल्ली में भी है। नेक्स्ट, इनकी पॉपुलेशन हार्डली 2.5 लाख के आसपास है, और ये चिन और थथऊ भाषा में बात करते हैं। बेसिकली ये तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम इनके सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने, तो ये बेसिकली पेट्रियार्कल कल्चर को फॉलो करते हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करें, तो ये सब्सिस्टेंस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अगर हम इनकी बिलीफ या रिलीजन की बात करें, तो बेसिकली ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये क्रिश्चियन ट्राइबल कम्युनिटी है। ओके। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप जरा ध्यान में रखें जब आप इस तरह की कम्युनिटी के बारे में पढ़ें। यहाँ पे एक बार और अच्छे से एनआरसी के बारे में डिटेल में पढ़ना, कि एनआरसी क्या होता है, इसको क्या क्या इश्यूज हैं उसको लागू करने में। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ आई लाइक टू इनवाइट मनीष सर टू टेक ओवर। Thank you, sir. I have two articles, and the very first article is talking about the recent decision of recommendation, or you can say decision of Supreme Court to सबडिवाइड द कैटेगरीज, जनरली SC ST की बात कर रहे हैं। तो डज ये आर्टिकल है, डज डेटा जस्टिफाई सब डिवीजन ऑफ कोटाज की जो बात कर रहा है। तो इसमें जो पहला में टीका ये है कि we implemented the policy of reservation in order to uplift historically marginalized community, जो कम्युनिटी हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज थे उसके लिए। बट इसमें पाया ये गया है कि जो इसका कॉन्सेप्ट था कि हम लीगल इक्वालिटी के साथ साथ सब्सटेंटिव इक्वालिटी भी दें लोगों को जो इस कम्युनिटी के पार्ट है। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो ये हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है, दैट इज प्लग by uneven outcomes, and in order to solve out this problem we need to subcategorize this quota system। तो फिर यहाँ पे कुछ डेटा है, चार स्टेट्स की बात करता है इसमें, जिसमें आंध्र प्रदेश की जो SC की दो दो कम्युनिटी की बात की जा रही है। तो उसमें ये पाया गया कि यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है दैट इज रियली वेरी मिनिमम, बहुत कम है। सेम थिंग इन केस ऑफ तमिलनाडु में भी, यहाँ पे भी जो दो लार्ज SC कम्युनिटी है, यहाँ में डिस्पैरिटी बहुत कम देखा गया। हाउएवर जब पंजाब की बात करें, तो पंजाब ने ये सब डिवाइड किया था कोटा सिस्टम को, SC कोटा को 1975 में। तो यहाँ पे जो सब डिवीजन के बाद देखा गया कि बहुत अच्छा आउटकम आया इसका। और चौथा केस यहाँ पे दिखाया गया है बिहार का, जहाँ पे देखा गया कि जो सब डिवीजन ऑफ कोटा SC कोटा का जो 2007 में किया गया था महादलित के रूप में, दैट वाज रियली निगेटिव। इसका इम्पैक्ट निगेटिव रहा था, कॉशनरी टेल ये एक कहानी बताता है। तो इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। इसका फेलियर का मेजर रीजन था पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये किया गया था। उसके बाद से यहाँ पे डेटा की बात की जाए, तो ये जो डेटा जो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे पाया गया कि जो मेजर स्टेट्स हैं जैसे यूपी और बिहार में, यहाँ पे 50% जो ST हाउस होल्ड है दे डोंट हैव द डेटा ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। दिस मीन्स कि यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात की जा रही है कि एक्सक्लूजन लार्ज स्केल पे है। फिर लास्ट
पैरा लास्ट पार्ट में ये आर्टिकल बात करता है कि इच कोटा विद इन कोटा द सॉल्यूशन। तो ये आर्टिकल इसको जस्टिफाई करता है कि यस दिस सिस्टम हैज सर्टेन मेरिट्स, हाउएवर अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो और पॉलिटिकल मोटिव के लिए किया जाए तो दैट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन पॉजिटिव थिंग लाइक द बिहार के केस में हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था क्रीमी और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाने का, जो हम ओबीसी के कॉन्सेप्ट में रहा। तो यहाँ पे चैलेंज ये होगा कि हम इकोनॉमिकली लोगों को तो क्रीमी लेयर पे डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट अबाउट द हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमें फिर लास्ट में ये आर्टिकल बात करता है कि यस दिस दिस सजेशन हैज रियली सम गुड मेरिट्स, बट फॉर दैट वी नीड टू अपग्रेड द डेटा, कैनॉट बी, हमें जो डेटा है एससी कम्युनिटी से रिलेटेड उसको अपडेट करना होगा। वी नीड अप्रोप्रिएट डेटा इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। उसके बाद ये भी कह रहा है ये आर्टिकल कि यस वी हैव डन रियली गुड इन टर्म्स ऑफ अपलिफ्टिंग द मिलियन ऑफ पीपल आउट ऑफ दैट पोवर्टी और जो डिस्क्रिमिनेशन था थ्रू दिस रिजर्वेशन सिस्टम। हाउएवर लास्ट में ये बात किया जाता है कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट केयरफुली, है ना। और जो ये होना चाहिए, इट शुड बी, दिस सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन रोबस्ट डेटा एंड जेन्युइन नीड्स rather देन द पॉलिटिकल कैलकुलेशन। तो ये आर्टिकल में बस यही टेक अवे है, पहला कि जो कुछ स्टेट्स में कैसा इसका इम्पैक्ट रहा, क्या कमियां हैं और इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सेंटर से अर्ज किया है कि वो कालका शिमला का जो रूट है, जो जो टॉय ट्रेन चलती है वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करने का। तो ये हियर वी नीड टू नो अबाउट कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो होता है क्या है। तो एज वी नो कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू हम इसको बनाते हैं और इसमें जो CO2 का उत्सर्जन होता है दैट इज जीरो, है ना। और उसके बाद से इसमें आर्टिकल में बात ये भी करता है कि जो ये जो इनिशिएटिव होगा ये कैसे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो NDC है इंडिया का उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है NDC का, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो एज वी नो इट्स आउटलाइन हाउ कंट्री विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ डेटा है कि March 31 2026 तक जो हिमाचल प्रदेश है ये ग्रीन स्टेट के रूप में जानने जाने की एम टू मेक हिमाचल प्रदेश से ग्रीन एनर्जी स्टेट की बात करता है 2026 तक। और उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है कि इफ यू आर यूजिंग 90% ऑफ योर एनर्जी थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी तो आपको ये टैग मिल जाता है। तो यही बेसिक टेक अवे है इस आर्टिकल से, कुछ कॉन्सेप्ट। एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो 2010 में ग्रीन फ्यूल सेल पे क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद से दूसरा जो आर्टिकल था उस पे क्वेश्चन आया था 2023 में, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया, जिसमें नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास और बाकी कमीशन की बात की गई थी। मेंस की बात करें तो 2017 में जो दूसरा आर्टिकल था उससे क्वेश्चन आया था। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन।